वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सेकेंड पेपर हिस्ट्री को। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी टॉपिक हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसे हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो प्रश्न होगा ये वन लाइनर होगा, और इसको वन लाइनर इसलिए है क्योंकि इसे हम लोग जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे और ज़्यादा जल्दी समझ में भी आएगा। तो आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा। तो डिवाइन कॉमेडी जो है ये किसकी रचना है, तो ये किसकी है कि दांते की रचना है। किसकी रचना है, दांते की है। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि दांते ने इसको टस्कन भाषा में लिखा। किस भाषा में, तो टस्कन भाषा में इसे लिखा है। तो डिवाइन कॉमेडी जो है ये किसकी रचना है, तो ये दांते की है और इसे दांते ने टस्कन भाषा में लिखा है। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य में दांते ने किसका वर्णन किया है। अब है कि डिवाइन कॉमेडी जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का। किसका, तो स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, यानी वो दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने दांते के बाद से पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय दिया, तो वो पेट्रॉक था। कौन था, पेट्रॉक था। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो पेट्रॉक को माना जाता है। किसको, पेट्रॉक को। पेट्रॉक कहाँ का निवासी था, तो पेट्रॉक जो है वो इटली का निवासी था। कहाँ का, इटली का निवासी था। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक जो राजनीति है इसका दर्शन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो द प्रिंस है। क्या है, द प्रिंस है। मैकियावेली की तुलना जो है ये किससे की जाती है, तो ये कौटिल्य से, चाणक्य से की जाती है। और उसकी पुस्तक जो है द प्रिंस, इसकी तुलना कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से की जाती है। यानी कि द प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है। पुनर्जागरण की भावना का पूर्ण अभिव्यक्ति के कलाकारों की आकृति से मिलती है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति के कलाकारों की आकृति से मिलती है, तो क्या, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो और राफेल। कौन कौन है, तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक चित्र के रचयिता कौन है, तो द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक चित्र के रचयिता जो है ये लियोनार्डो दा विंची हैं। द लास्ट जजमेंट में एवं फॉल ऑन ऑफ मेन माइकल एंजेलो किसकी कृतियां हैं, तो ये माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो जियोटो को माना जाता है। किसको, जियोटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन सा था, तो सर्वश्रेष्ठ जो निबंधकार था तो वो कौन था, तो ये इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। द प्रिंस ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो द प्रिंस ऑफ फॉली नामक जो पुस्तक है ये हॉलेडले के इरास्मस ने लिखी थी। यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो यूटोपिया नामक जो पुस्तक है ये इंग्लैंड के लेखक थॉमस सूर ने लिखी थी। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था, तो जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है, तो रोमियो एंड जूलियट जो है ये शेक्सपियर की कृति है। शेक्सपियर कहाँ का निवासी था, शेक्सपियर जो था वो इंग्लैंड का निवासी था। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जो जन्मदाता है ये रोजर बेकन को माना जाता है और ये इंग्लैंड के थे। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका सर्वप्रथम खंडन जो है ये कॉपरनिकस ने किया। किसने किया, कॉपरनिकस। और ये कहाँ का था, तो पोलैंड का था। क्वेश्चन है कि कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किसने किया, या गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया, न्यूटन ने। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक था वो मार्टिन लूथर था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई।
धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता था? तो जॉन विक्लिफ को कहा जाता था। इसके अनुयायी क्या कहलाए? तो लोलार्ड्स। अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? तो ये अमेरिकी वेस्पूसी के नाम पर पड़ा। राइट। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन वेल्स का निवासी था। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी का निवासी था। दास कैपिटल और कम्युनिटी मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। फ्रांसीसी साम्यवाद का नेतृत्वकर्ता किसे माना जाता है? तो ये सेंट से साइमन को माना जाता है। फेवियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? तो जॉर्ज बोनार्ड शॉ ने किया। फेवियन सोशलिज्म की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में लंदन में हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो ये कार्ल मार्क्स ने नारा दिया। अब देखेंगे हम लोग औद्योगिक क्रांति से संबंधित प्रश्नों को। तो औद्योगिक क्रांति के प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं सबसे पहला कि औद्योगिक क्रांति किसे कहा गया। औद्योगिक क्रांति किसे कहा गया या औद्योगिक क्रांति क्या है? तो यहाँ पर सीधे शब्दों में हम लोग समझेंगे कि उत्पादन, परिवहन व संचार के माध्यम में मशीन का प्रयोग से आए तीव्र परिवर्तन जो हुआ उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया। इसके बाद है कि प्रथम औद्योगिक क्रांति किसे कहा गया। तो औद्योगिक क्रांति जो है ये 2 चरणों में हुई। तो इसमें प्रथम औद्योगिक क्रांति किसे कहा गया? तो ब्रिटेन में 1780 से 1850 के दशक में जो क्रांति हुई उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा गया। ब्रिटेन में दूसरी औद्योगिक क्रांति कब आई? तो 1850 के बाद की जो क्रांति थी उसे द्वितीय औद्योगिक क्रांति कहा गया। इसके आगे देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया। तो ये फ्रांस के जॉर्जिस मिशले थे और जर्मनी के फ्राइडरिक एंजेले द्वारा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न है यहाँ पर कि सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकीकरण का अनुभव किस देश में किया गया या फिर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई या फिर औद्योगिक क्रांति का अनुभव सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के 3 भाग कौन कौन से थे यानी किसको मिलाकर के ब्रिटेन कहा गया? तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। दी डेजर्टेड विलेज यानी कि उजड़ा गांव नामक कविता के लेखक कौन है? तो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ है। अगला है ब्रिटेन का कौन सा शहर बाजारों का केंद्र था? तो ये था लंदन। अमेरिका व एशिया में व्यापार करने वाले कंपनियों के कार्यकाल किस शहर में स्थित थे? तो ये लंदन में स्थित थे। ब्रिटेन की वित्तीय प्रणाली का प्रमुख केंद्र कौन सा बैंक था? तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड था। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 ईस्वी में 1694 में हुई थी। लोहा प्रगलन की प्रक्रिया के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो लोहा प्रगलन की प्रक्रिया के लिए काठ कोयले का यानी चारकोल का प्रयोग किया जाता था। 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में किस किस्म के लोहे के उत्पादन होता था? तो किस किस्म के लोहे का उत्पादन होता था? तो ये घटिया किस्म के लोहे का उत्पादन होता था। धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ, किसने किया? तो धमन भट्टी का आविष्कार अब्राहम डर्बी प्रथम के द्वारा किया गया और ये 1709 ईस्वी में किया गया। आगे देखेंगे कि धमन भट्टी में कोक के प्रयोग से क्या लाभ हुआ। तो धमन भट्टी में कोक के प्रयोग का जो लाभ हुआ तो ये हुआ कि कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी, इसलिए भट्टियों को कोयले पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ता था। ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? तो द्वितीय डर्बी ने किया। अगला है आलोडन भट्टी व रोलिंग मिल का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी कोर्ट ने किया।
लौह उद्योग के विकास में जॉन विल्किंसन का योगदान बताइए। तो जॉन विल्किंसन का जो योगदान है इसको बताना है। तो हम लोग देखेंगे कि 1770 ईस्वी के दशक में जॉन विल्किंसन ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सी बनाई थी और शराब की भट्टियों बनाए थे। इसने विभिन्न प्रकार के पाइप बनाए थे। तो ये इसका योगदान रहा था। दुनिया में प्रथम लोहे का पुल कब और कहाँ बनाया गया? तो दुनिया में प्रथम जो लोहे का पुल था 1779 ईस्वी में 1779 में कोलब्रुकेडल में सेवन नदी पर दुनिया का पहला लोहे का पुल बनाया गया था। तो लोहे का जो पुल है ये सेवन नदी पर सबसे पहले बनाया गया था। और कहाँ पर? तो कोलब्रुकेडल में। और कब बनाया गया था? तो 1779 में। लौह उद्योग के विकास में तृतीय डर्बी का योगदान बताइए। तो तृतीय डर्बी का जो योगदान है तो ये क्या है कि इसने सबसे पहले क्या किया था कि लोहे का पुल बनाया था। और किस नदी पर? तो सेवन नदी पर। कब? तो 1779 ईस्वी में बनाया था। आगे देखते हैं, फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार कब व किसने किया? तो फ्लाइंग शटल लूम का जो आविष्कार है ये जॉन के द्वारा किया गया 1733 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है ये जेम्स हरग्रीव्स ने किया। किसने? जेम्स हरग्रीव्स ने किया। और कब किया? तो 1765 में किया। आगे देखेंगे, एक कटाई मशीन का नाम बताइए जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। तो इसका नाम है स्पिनिंग जेनी। वाटर फ्रेम का आविष्कार कब हुआ, किसने किया? तो वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया और ये 1769 में किया। अब है म्यूल क्या है? म्यूल जो है वो क्या है? तो म्यूल एक मशीन का उपनाम है, यानी कि उसका नाम रखा गया है। और ये मशीन जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा बनाया गया था। सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा बनाया गया था। कब? तो 1779 में। और इससे काटा हुआ जो धागा होता था वो बहुत मजबूत होता था। पावर लूम अर्थात शक्ति चालित करघे का आविष्कार कब हुआ, किसने किया? तो पावर लूम या शक्ति चालित करघे का जो आविष्कार है ये एडमंड कार्टराइट ने किया और 1787 में किया। अगला क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या था? तो ये कपास था। भाप की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किन उद्योगों में किया गया? तो खनन उद्योग में किया गया। माइनर्स फ्रेड नामक भाप के इंजन का मॉडल कब हुआ, किसने बनाया? तो ये थॉमस सेवरी ने बनाया 1698 में। अगला है, जेम्स वाट ने भाप इंजन के बारे में बताए। तो जेम्स वाट ने भाप इंजन के बारे में क्या बताना है? तो इसमें देखेंगे कि ये 1769 में जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाया था। इस इंजन से कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा प्राप्त होने लगी। सोहो फाउंड्री का निर्माण कब हुआ, किसने किया? तो 1775 में जेम्स वाट ने मैथ्यू वाल्टन के सहयोग से बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। प्रारंभ में ब्रिटेन में नहरों का निर्माण क्यों किया गया? तो कोयले को शहर तक ले जाने के लिए किया गया। इंग्लैंड की प्रथम नहर का नाम बताइए। तो ये वर्सरी कैनाल थी। वर्सरी कैनाल का निर्माण कब हुआ, किसके द्वारा किया गया? तो ये कब किया गया? तो 1761 में जेम्स ब्रिडली द्वारा किया गया। भाप से चलने वाला प्रथम रेल इंजन कब हुआ, किसने बनाया? तो भाप से चलने वाला जो प्रथम रेल इंजन था इसे 1814 ईस्वी में स्टेफेंसन ने बनाया। किसने बनाया? स्टेफेंसन ने बनाया। अगला है, पफिंग डेविल का आविष्कार कब हुआ, किसने किया? तो पफिंग डेविल का जो आविष्कार है ये 1801 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेवेथिक ने किया। ब्लचर नामक रेल इंजन कब हुआ, किसने बनाया? तो ब्लचर नामक जो रेल इंजन है ये 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन नामक रेलवे इंजीनियर ने इसे बनाया था। अगला है, इंग्लैंड में प्रथम रेल कब हुआ, किन शहरों के मध्य चलाई गई? तो प्रथम रेल जो है ये कब चलाई गई? तो 1825 में चलाई गई। और किन शहरों के मध्य? तो स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहर के मध्य चलाई गई।
1833 से 37 ईस्वी के छोटे रेलोनाद के दौरान ब्रिटेन में कितने मील लंबी रेल लाइन बनाई गई? तो ब्रिटेन में 1400 मील लंबी रेल लाइन बनाई गई। बड़े रेलोन्माद के दौरान ब्रिटेन में कितने मील लंबी लाइन बिछाई गई? तो ब्रिटेन में 9500 मील लंबी लाइन जो है वो बिछाई गई। कॉर्न लॉज क्या था? तो यह एक अनाज का कानून था जिसके अंतर्गत ब्रिटेन में विदेशों से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी गई थी। अगला है 1790 ईस्वी के दशक में ब्रिटेन में गरीबों का मुख्य भोजन क्या था? तो ब्रेड था। लुडीज्म नामक आंदोलन कब व किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो ये 1811 से 1817 ईस्वी के मध्य जनरल नेड लुडे के नेतृत्व में चलाया गया। पीटरलू नरसंहार कब हुआ? तो ये अगस्त 1819 ईस्वी में हुआ। अगस्त 1819 ईस्वी में मैनचेस्टर के सेंट पीटर्स मैदान पर लोग क्यों एकत्रित हुए थे? लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करने के लिए। 1819 ईस्वी के कानून का मुख्य प्रावधान क्या था? तो 1819 ईस्वी के कानून का मुख्य प्रावधान जो था वो 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में कार्य लेने पर रोक लगाना। 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत सरकार द्वारा कारखानों में निरीक्षकों की नियुक्ति क्यों की गई? तो क्यों की गई? तो 1833 ईस्वी के अधिनियम के प्रवर्तन व पालन का सुनिश्चित करने के लिए। क्रिस्टल पैलेस कहाँ स्थित है? तो क्रिस्टल पैलेस जो है ये लंदन के हाइड पार्क में स्थित है। लंदन के क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शन के लिए विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया? तो यह 1851 में किया गया। अब हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति को और फ्रांस की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसने दिया? तो ये फ्रांस की राजक्रांति का नारा है, यानी ये किसकी देन है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? तो फ्रांस की राजक्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का। वायसराय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये लुई 14वें ने करवाया था। वायसराय वसंत को फ्रांस की राजधानी किसने बनाई? तो लुई 14वें ने फ्रांस की राजधानी बनाई थी। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो ये 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वें की पत्नी का नाम कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंतोवा जो थी वो लुई 16वें की पत्नी थी। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? तो देशद्रोह के अपराध में इसे फांसी दी गई। फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने। फ्रांस में प्रजातंत्र आत्मक शासन पद्धति का समर्थक कौन था? तो वोल्टेयर था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? ये कथन वोल्टेयर का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो ये रूसो की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा किसकी रचना है? तो कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू की रचना है। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 5 मई 1789 को हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो ये फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे माना जाता है? तो ये हर्डर को माना जाता है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिया द्वीप की राजधानी अजेसियो में नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो क्लारर बोनापार्ट था। नेपोलियन ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में प्राप्त की थी। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन का प्रथम काउंसिल कब बना था? तो नेपोलियन का प्रथम काउंसिल 1799 ईस्वी में बना था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है।
इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन ने। जोसेफाइन को तलाक देकर नेपोलियन ने किसके साथ शादी की थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया लुइसा से। ट्रैक्टर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ट्रैक्टर का युद्ध जो है ये इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को। कानूनों का संग्रह को क्या कहा जाता है? तो कानूनों के संग्रह को नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को किससे पराजित होना पड़ा था? तो ये अंग्रेजी जहाजी बेटे के नायक नेल्स से। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को किस स्थान पर हरा दिया? तो ये लिपजिंग नामक स्थान पर हराया। और कब? तो 1813 ईस्वी में। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? तो एल्बा के टापू पर भेजा गया। अंतमित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को कब पराजित किया? तो 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? तो सेंट से हेलान द्वीप पर भेज दिया गया। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई। नेपोलियन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका रूस पर आक्रमण करना ही इसका मुख्य कारण था। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार को। अब हमारा क्या होगा? सेकेंड वर्ल्ड वार होगा और सेकेंड वर्ल्ड वार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है सोवियत संघ और जर्मनी के आक्रमण संधि पर हस्ताक्षर कब किए? सोवियत संघ और जर्मनी ने आक्रमण संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो ये 23 अगस्त 1939 को किए। इसके आगे है जर्मनी सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? तो 1 सितंबर 1939 को। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो 3 सितंबर 1939 को की। सोवियत संघ और फिनलैंड में युद्ध कब छिड़ा? तो नवंबर 1939 में छिड़ा। रूस और फिनलैंड ने शांति संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो मार्च 1940 में किए। लातविया, लिथुआनिया और एस्तोनिया में सोवियत गणतंत्रों की स्थापना कब हुई? तो अगस्त 1940 में हुई। जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कब किया? तो 9 अप्रैल 1940 को किया। जर्मनी ने हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस पर आक्रमण कब किया? तो 10 मई 1940 को किया। बेल्जियम के सम्राट ने जर्मनी के आगे अपनी सेनाओं को आत्मसमर्पण के आदेश कब दिए? तो 28 मई 1940 को। अगला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने अपने पद से इस्तीफा कब दे दिया? तो 10 मई 1940 को। फ्रांस के प्रधानमंत्री दलादियर ने अपने पद से त्यागपत्र कब दिया? तो मार्च 1940 में। अगला है जर्मन सेनाओं ने पेरिस पर अधिकार कब कर लिया? तो 14 जून 1940 को। अगला है इटली ने जर्मनी के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब किया? तो 10 जून 1940 को। मार्शल पेटेन की सरकार ने जर्मनी से संधि करके अल्सास लॉरेंस तथा अन्य फ्रांसीसी प्रदेश जर्मन को कब दे दिए? तो 22 जून 1940 को। जर्मनी ने लंदन पर हवाई हमले लगभग कब बंद कर दिए? तो नवंबर 1940 में। जर्मनी, इटली और जापान ने त्रिपक्षीय समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? तो 27 सितंबर 1940 को। जापान ने यूरोप में जर्मनी और इटली के अधिकार को मान्यता कब दे दी? तो अक्टूबर 1940 को। जर्मनी और इटली ब्रिटेन और सोवियत संघ को छोड़कर शेष सारी यूरोप पर कब तक अधिकार कर चुके थे? तो जून 1941 तक। जर्मन सेनाएं लीबिया में कब भेजी गई? तो लीबिया में भेजी गई कब? तो फरवरी 1941 में। जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कब किया? तो 22 जून 1941 को। अमेरिकी कांग्रेस ने उधारी पट्टा कानून कब बनाया? तो मार्च 1941 को बनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उधारी पट्टा प्रणाली को सोवियत संघ के लिए कब लागू किया? तो नवंबर 1941 को। अटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की गई? अगस्त 1941 को।
अगला है जापान ने वियतनाम पर कब अधिकार कर लिया, तो जुलाई 1941 को। जापान ने अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया, तो 7 दिसंबर 1941 को। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में लाल सेना के अंत का दावा कब तक किया था, तो मार्च 1942 तक। सोवियत संघ ने जर्मन सेना के कमांडर जनरल पाउलस ने कब आत्मसमर्पण कर दिया, तो 31 जनवरी 1943 को। सोवियत संघ ने दूसरा मोर्चा खोलने के लिए ब्रिटेन से अपील कब की थी, तो जुलाई 1941 को। दूसरी बार सोवियत संघ ने दूसरा मोर्चा खोलने के लिए ब्रिटेन और सोवियत संघ से अपील कब की, तो जून 1942 को। जर्मन सेनाएं पूर्वी मोर्चे के हर क्षेत्र से पीछे कब हटने लगी, जनवरी 1944 में। फासीवादी ताकतें कब तक सभी मोर्चों पर हारने लगी थी, 1943 तक। जर्मन के जनरल रोमेल ने मिस्र में ब्रिटिश फौजों पर आक्रमण कब किया था, तो अगस्त 1942 में किया था। मिस्र राष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा कब निकाला, तो जून 1944 में निकाला। कयामत का दिन कौन सा था, 6 जून 1944। बल्ज की लड़ाई कब समाप्त हुई, तो जनवरी 1945 के मध्य। इटली में फांसी विरोधी आंदोलन कब उठा, तो 23 अप्रैल 1945 को उठा। मुसोलिनी को कब फांसी दी गई, तो 28 अप्रैल 1945 को। जर्मनी से वर्षा को मित्र राष्ट्रों ने कब मुक्त कराया, 17 जनवरी 1945 को। जर्मनी से बुडापेस्ट यानी हंगरी को मिस्र राष्ट्रों से कब मुक्त कराया, तो 13 फरवरी 1945। जर्मनी से वियना ऑस्ट्रिया को मिस्र से कब मुक्त कराया, तो 13 अप्रैल 1945। मिस्र राष्ट्रों ने बर्लिन की घेराबंदी कब की, 25 अप्रैल 1945 को। हिटलर ने आत्महत्या कब की, 30 अप्रैल 1945 को। जर्मन संसद पर सोवियत सेनाओं ने लाल झंडा कब लहराया, तो 30 अप्रैल 1945 को। जर्मनी ने कब मिस्र राष्ट्रों के राइम्स स्थित मुख्यालय पर आत्मसमर्पण किया, 7 मई 1945 को। जर्मनी ने बर्लिन में स्थित सोवियत मुख्यालय पर कब आत्मसमर्पण किया, तो 8 मई 1945 को। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी से कब मुक्त कराया, या यूरोप में द्वितीय युद्ध का अंत कब हुआ, तो 11 मई 1945 को। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम कब गिराया, तो 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने जापान के नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया, तो 9 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया, तो 2 सितंबर 1945 को। जर्मनी की सामूहिक हत्या के लिए पोलैंड के बेल्जेक नगर में जहरीली गैस का प्रयोग कब किया, तो 17 मार्च 1942 को। ब्रिटेन ने जर्मनी के ड्रेसडेन नगर पर 6.5 लाख से अधिक बम कब गिराए, तो 13-14 फरवरी 1945 को। वर्षा में जनविद्रोह कब हुआ, तो 1 अगस्त 1944 को। हिटलर को मारने के लिए एक सैनिक अधिकारी ने उसके मुख्यालय में बम कब रखा, 20 जुलाई 1944 को। हो ची मिन्ह ने जनवादी वियतनाम की घोषणा कब की, तो 2 सितंबर 1945 को। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु कब हुई, तो 12 अप्रैल 1945 को हुई। अटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की गई, तो अगस्त 1941 में की गई। 26 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र कब जारी किया, तो 1 जनवरी 1942 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काहिरा घोषणा कब की गई, तो 1 दिसंबर 1943 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। पोट्सडम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कब भाग लिया, तो 28 जुलाई 1945 को। तो इस प्रकार से हमारे सिलेबस में यानी कि एस्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के सिलेबस में जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर दिए हुए थे तो उसे हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग।
तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ में बने रहें ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।